एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज हम लोग एक ड्राइंग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। जेई बीआरक में कैसे आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं। तो यही आज अपना टॉपिक रहेगा और अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी नेक्स्ट स्लाइड से कि क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है ड्यूरिंग द ड्राइंग। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वी विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स। हम लोग जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट मास्टर पर्सपेक्टिव ड्राइंग। 3D विजुअलाइजेशन पे अपन वर्क करेंगे, क्या चीजें हमें ध्यान रखना है। सेकंड है इम्प्रूव प्रोपोर्शंस, किस तरह से हम ह्यूमन फिगर और फेस एनाटॉमी पे वर्क करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसेंटली भी अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आता है वर्क ऑन क्रिएटिविटी एंड कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा रहेगा शेडिंग एंड रेंडरिंग टेक्निक। फिफ्थ नंबर पर रहेगा सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किस तरह से करना है वो भी आपको एक टिप्स के साथ हम लोग देखेंगे। स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट, नीटनेस एंड आपका प्रेजेंटेशन मैटर, टेक अ एक्सपर्ट फीडबैक। सो अपन आज इतने टॉपिक्स पे वर्क करने वाले हैं। सो हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मास्टर पर्सपेक्टिव इन ड्राइंग। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आपका एक क्वेश्चन उसमें मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड आता है। मेमोरी ड्राइंग में अगर आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज अच्छी नहीं है तो आपसे वहां पर गलतियां होंगी और आपकी ज्यादा मार्क्स कट होने के चांसेस है। तो आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इनको आपको डेली ऐसे छोटे छोटे से गाइड लाइन होती हैं ये, इन पर आप ज्यादा वर्क करें। छोटे छोटे से स्केचेस बनाए, बहुत ज्यादा भी डिटेलिंग मत करें। स्टार्टिंग में तो आपको सबसे पहले पर्सपेक्टिव को समझना होगा कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, आई लेवल क्या होता है, अबव द आई लेवल, बिलो द आई लेवल, आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है। जब आप स्टार्ट करें तो पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से पहले मास्टर हो जाए, देन फिर उसके बाद अपनी ड्राइंग के नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। आपको जो करना है वो है यूज अ लाइट कंस्ट्रक्शन लाइन एंड इंश्योर द वैनिशिंग पॉइंट आर एक्यूरेट। विदाउट वैनिशिंग पॉइंट हमेशा आपसे गलतियां होंगी। सबसे पहले आपको वैनिशिंग पॉइंट पर ध्यान देना है कि वैनिशिंग पॉइंट कहाँ है, और वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही अबव द आई लेवल, बिलो द आई लेवल एलिमेंट्स को प्रोपोर्शन के साथ फिट करना है। ओके, जब आप इस तरह से ये वर्क कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको क्या स्टार्ट करना है। देखो, जब अपन ड्राइंग करते हैं तो कुछ ड्राइंग इस तरह से। अब इस ड्राइंग में अपन को क्या ध्यान रखना है, जैसे ये एक रूफ पर खड़े होके एक काइट का सीन है, काइट फेस्टिवल पर। ये आई लेवल है, जो पर्सन इसके साथ खड़ा है उसके साथ आई लेवल है। कौन सी चीज अबव द आई लेवल है, क्या आपका बिलो द आई लेवल आ रहा है। तो जो पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है वो ऑलमोस्ट यहाँ इस वाले पॉइंट पर होगा। ओके, इस वाले पॉइंट से ही सारी गाइडलाइन यहाँ से जा रही है, क्योंकि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है इसलिए लाइन आई लेवल के पैरेलल है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ओके, जब आप इस तरह के स्केचेस रेडी करें मेमोरी ड्राइंग के, तो आपको वैनिशिंग पॉइंट एंड कौन सा पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हैं उससे पहले आपको इन सब चीजों में मास्टरिंग करना होगी, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव अ प्रोपोर्शन, ह्यूमन फिगर एंड फेस एनाटॉमी। यस, ह्यूमन फिगर आप जो बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट आता है तो लाइव भी हम लोगों ने इसके ऊपर ह्यूमन फिगर्स में लिया हुआ है। दीपिका मैम का, राजेंद्र सर का, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ह्यूमन फिगर प्रोपोर्शनेट नहीं है तो चीजें अच्छी नहीं दिखेंगी। तो आपको ह्यूमन फिगर पे अपना वर्क करना है। सेकंड आता है, आपको जो नेक्स्ट जो काम करना है वो है आपका फेस एनाटॉमी। फेस एनाटॉमी इसलिए क्योंकि आपका एक पोर्ट्रेट वाला पार्ट आता है जिसमें रेंडरिंग करनी होती है और आपको एज इट इज उसको बनाना होता है। उसमें अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, हैचिंग के होते हैं, कभी किसी भी टेक्निक के साथ वो आपको एक इमेज अपलोड कर देते हैं और आपको उसको देख के एज इट इज बनाना होता है। इसलिए ज्यादातर पोर्ट्रेट वाला पार्ट उन्होंने पूछा हुआ है, इसलिए फेस एनाटॉमी पे वर्क करना है। फेस एनाटॉमी पे वर्क करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। फेशियल एंगल एंड पर्सपेक्टिव, एक ही सिंगल पर्सपेक्टिव पे वर्क नहीं करना है, फ्रंट फेस पे वर्क नहीं करना है, अलग अलग पर्सपेक्टिव लाइक कि फ्रंट, साइड, 3/4 प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, आप सब पे प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आपको अलग अलग एंगल पे वर्क करना है, डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव पे वर्क करना है।
नेक्स्ट आता है शेडिंग एंड रेंडरिंग। जब आप ये दो चीज अच्छे से कर लोगे तो आपको नेक्स्ट इसमें शेडिंग एंड रेंडरिंग पे वर्क करना है। किस टाइप की शेडिंग्स आप प्रेफर कर रहे हैं, आप पेंसिल से स्मर्ज करना चाहते हैं, हैचिंग यूज करना चाहते हैं, स्क्रिबलिंग, ये आपकी चॉइस है। ओके, सो एक्सप्रेशन एंड इमोशंस, इसके ऊपर भी वर्क करना है, क्योंकि आपका एक डिकोडिंग वाला पार्ट आता है। डिकोडिंग के ऊपर अपन एक अलग से लेक्चर पे वर्क बात करेंगे कि क्या होता है किसी इमेज की डिकोड करना। सो डिकोडिंग वाला एक बहुत लेंदी आपका टॉपिक है। सो डिकोडिंग के लिए आपको सबसे पहले हर टाइप के एक्सप्रेशन की नॉलेज होना जरूरी है, तो एक्सप्रेशंस को जरूर बहुत अच्छे से एक बार स्टडी कर लें। ओके, और नेक्स्ट आता है कीप बॉडी प्रोपोर्शन एक्यूरेट, जैसे कि हेड, आर्म, लेग, शोल्डर भी बैलेंस्ड। ये चीजें आप जब ह्यूमन फिगर सीखते हैं तो आपको इस पे पहले वर्क करना है। तो आपका जो सेकंड है, पहले आप पर्सपेक्टिव पे, मेमोरी ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जो दो क्वेश्चन आते हैं आपके जेई में, फर्स्ट और सेकंड, कई बार ऑप्शन में भी आ जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग अपन को प्रिपेयर करके चलना है। तो नेक्स्ट आपका ये रहेगा ह्यूमन बॉडी एंड फेस एनाटॉमी। अब जब आप इस पे अच्छे से वर्क कर लेते हैं, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। आप देख रहे हो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ये इमेज गिवन थी। अब इस इमेज को देखकर आपको एज इट इज एक आपको इसको बनाना था। अब अगर आपको प्रोपोर्शन अच्छे से पता है कि मतलब हमारी आईज कहाँ होती है, नोज कहाँ आते हैं, लिप्स कहाँ होंगे और चिन कहाँ एंड हो रहा है, अगर आप इस प्रोपोर्शन को समझते हो तो आपको कम से कम टाइम, क्योंकि सारा गेम तो टाइम का है, अगर हम कम से कम टाइम पे अगर ये सारी चीजों को बना पाए तो हमें पहले प्रॉपर प्रोपोर्शन पता होना चाहिए। उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम इसको इमेज को अच्छा कर पाएंगे। सो प्रोपोर्शन के लिए आपकी आईज कहाँ पर है, नोज कहाँ है, लिप्स कहाँ है और चिन कहाँ है, इसका भी डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको एक अच्छा उसमें देखिए, समझिए, बहुत इजी वे में समझाया गया है, और आप उसको देख के आप उसको डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे आप है ना अच्छे से प्रपोर्शन, जो आपका पोर्ट्रेट वाला पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो आपको एज इट इज इस तरह से करना होगा। ये आपका क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये रहा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब वर्क ऑन क्रिएटिविटी एंड कंपोजिशन। अब दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखे गए हैं, जैसे 2D भी देखा गया है, कलर थ्योरी वाला एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2D कंपोजिशन होता है, वो भी रहेगा। तो आपका वर्क ऑन क्रिएटिविटी एंड कंपोजिशन, अब जैसे कि अगर आपका एक क्वेश्चन उसमें आया मेमोरी ड्राइंग में, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट हमने एक इमेज देखी थी जिसमें काइट फेस्टिवल से रिलेटेड था, कोई भी स्ट्रीट फेस्टिवल को आपको ड्रॉ करना था। सो जो भी फेस्टिवल है उसको ड्रॉ करने के लिए, जैसे कहीं गणपति जी का व्यू आ गया, तो अब हम कौन सा पर्सपेक्टिव हमारे लिए बेटर होगा, किस एंगल में रखने पे हमारे लिए अच्छा दिखाई देगा, कितनी डिटेलिंग करनी चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं करना चाहिए, क्या एलिमेंट्स है जिनको ऐड करना चाहिए, ये सारा पार्ट होता है आपकी क्रिएटिविटी का। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आ रही है, आपके विजन कहाँ क्या है, उसको बनाने का आइडिया क्या है, इस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अलग अलग व्यू को देखकर बनाइए, जैसे एक फेस्टिवल का व्यू बना रहे हैं तो 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव में यूज करिए, प्लस अलग अलग फेस्टिवल को ड्रॉ करिए, तो यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी आएगी। ऐसा नहीं कि हमने एक ही पे प्रैक्टिस कर ली और हमने उसी को छोड़ दिया। ओके, तो आप जितना नए नए आइडिया पे वर्क करेंगे आपकी क्रिएटिविटी उतना ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो ये आपको इस पे ध्यान रखना है। एड अ स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स, स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स जैसे हम इमोशंस ऐड करते हैं, इमोशन के साथ साथ एक्टिविटीज ऐड करते हैं, जैसे हमने फेस्टिवल की बात की है, तो ऐसी एक्टिविटी को जो एक तरह की स्टोरी टेल कर रही हो, जैसे कहा कोई गणपति विसर्जन है, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, गरबा हो गया नवरात्र में, तो एक ह्यूमन फिगर का एक्शन आ जाएगा और एक तरह की स्टोरी वो मतलब टेलिंग वाला पार्ट आ जाएगा कि वो स्टोरी बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको सारी चीजों को कंपोज करना है, वो तब आएगी जब आप डेली रोज एक नया सब्जेक्ट उठाकर या टॉपिक लेकर उसको ड्रॉ कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। अब जैसे कि एक यहाँ पर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का है, ये भी एक क्रिएटिविटी वाला पार्ट है। एक हमने फर्स्ट देखा था टॉप व्यू से, क्योंकि हमें अलग अलग व्यू से बनाना है। अब हम यहाँ पर, हो सकता है हम बहुत ऊपर से कहीं पर बिल्डिंग में खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें कैसे दिखाई देगा, ये तो काइट वाला एक क्वेश्चन है जिसमें एंट व्यू से बनाना था। अगर जस्ट इमेजिन कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो, या आप कहीं पर ऊपर से कहीं हाइट से ज्यादा चीजें देख रहे हो, तो वो कैसा दिखेगा, ये विजुअलाइज करना,
यही तो क्रिएटिविटी होती है। अगर आप इस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव का यूज करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो इस तरह की डेली इमेजेस की प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं शेडिंग एंड रेंडरिंग टेक्निक। अगर हम अपने स्केचिंग में इंप्रूवमेंट ले आते हैं, तब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो है आपका शेडिंग एंड रेंडरिंग। अब शेडिंग एंड रेंडरिंग के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लाइट सोर्स की नॉलेज होना चाहिए। ओके, लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, जिस जगह से लाइट सोर्स आ रहा होगा, जिस डायरेक्शन से लाइट सोर्स आ रहा होगा, वहां पर आपके ज्यादातर हाइलाइट्स आ रहे होंगे। अब आपको इसके पूरे रूल पता होना चाहिए, शेडिंग्स किस तरह से जाती है। तो जो जो जहाँ पर लाइट एब्सेंट है वहां तक जाएगा तो क्या होगा, डार्क टोन आ जाएंगी। तो पहले हम लाइट टोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्लस उसके बाद अब हम टेक्निक के बारे में बात करें, क्योंकि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेईई ब्याक में। क्योंकि एक क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि उसमें भी टेक्निक के साथ उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, सो आपको डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक पर वर्क करना है, जैसे पेंसिल शेडिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग। अब पेंसिल शेडिंग क्या होता है? पेंसिल शेडिंग जो हम स्मर्ज करते हुए बनाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्रॉस हैचिंग। तो बहुत डिफरेंट टाइप की क्रॉस हैचिंग होती है। कभी आपकी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही होती है, कभी आपकी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही होती है। अब हमें कहीं पर बहुत ज्यादा डेप्थ क्रिएट करना होता है तो हम लाइनों को क्रॉस कर देते हैं। कुछ बहुत जहां पे कम शेड्स हैं तो हमारी ये लाइनें डिस्टेंस में होंगी। ओके, जहां पर हमें बहुत ज्यादा डार्क टोन ऐड करनी है तब हम इन लाइनों को बहुत नियर बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस हैचिंग के रूल्स हैं। स्टिपलिंग, स्टिपलिंग का मतलब है डॉट 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 करके आपको डिफरेंट टाइप्स के शेड्स देना। इसमें से ये वाला पार्ट आपका स्टिपलिंग का है। तो इसी चीजों को आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप में फिल करके देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस होने से आपका ये रहेगा कि आपका जो हैंड के मूवमेंट्स है वो बहुत जल्दी इजिली उस चीज को कैप्चर कर लेंगे। तो इस चीज की आप प्रैक्टिस करिए डेली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड थ्री डी कंपोजिशन आता ही है। अब थ्री डी कंपोजिशन क्या होता है? थ्री डी कंपोजिशन, कोई भी आपको गिवन एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे। कोई कभी स्पोर्ट्स का दे दिया, कभी किसी से फैशन से रिलेटेड कोई चीज दे दी, कुछ भी एलिमेंट्स आपको गिवन रहेंगे, फिर उनको लेकर आपको कोई आपको एक कंपोजिशन रेडी करना है। कंपोजिशन का मतलब हर एक चीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हूँ। जब ओवरलैपिंग वाली चीजें बनाते हैं तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करता है, वो है आपके एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल। अगर आपको एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल की बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आपके लिए कंपोजिशन को क्रिएट करना कभी भी टफ नहीं होगा। तो जब भी आप कंपोजिशन बनाओ, उससे पहले आप एक बार बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, स्पेशली प्रिंसिपल्स की। बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होते हैं, अगर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपकी अप्लाई होती हैं थ्री डी कंपोजिशन में। तो जब आप स्टडी करने बैठो या इसकी प्रैक्टिस करने बैठो, तो आप इस वाले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके बैठें। तो देखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपोज कर रहे हो तो आपको किस तरह, किस डायरेक्शन में, किस एंगल में उनको कंपोज करना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन आया था। अब इसमें आप देख रहे होगे कि हैचिंग का यूज किया गया है। ये आपकी गिवन इमेज थी, यहाँ पर हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया हुआ है एज इट इज। उसको देख के आपको उसको बनाना था। ओके, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप देखो, जब ड्रॉ करना तो इजी है, प्रॉब्लम जाती है शेडिंग करने के लिए। तो इसलिए बोला है कि शेडिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। शेडिंग में जैसे यहाँ पे हैचिंग देख रहे हो आप, अब यहाँ पर क्रॉस हैचिंग है। अब इनको बहुत नियर लाइन के साथ, यहाँ पर आपको लाइन का डायरेक्शन दिख रहा है, हर जगह लाइनों को अलग अलग डायरेक्शन में यूज करके क्रॉस हैचिंग के साथ उसको ड्रॉ किया है। तो इस चीज पर आप ध्यान रखिए। ठीक है, आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो किसी भी टाइप की अगर आपसे मतलब ऐसा कोई भी इमेज दे दी जाए जिसमें एक अलग टाइप की शेडिंग हो, आपसे वो हो जाए तभी। इसलिए आपको वो 3 टाइप्स और 4 टाइप्स की शेडिंग की प्रैक्टिस डेली करनी है। ओके, अब नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं, कलर थ्योरी। यस, कलर थ्योरी, बिकॉज क्योंकि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं 2D डिजाइन। 2D डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ये भी आपको फ्लैट, 2D का मतलब होता है फ्लैट।
अब फ्लैट को आपको कलर भी करना है, उसको कंपोज भी करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेंगे। कभी कुछ ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, कभी साड़ी पल्लू डिजाइन करने को भी आ सकता है, कभी लोगो डिजाइन करने को भी आ सकता है, लोगो डिजाइन के अलावा कोई पैटर्न भी डिजाइन करने को आ सकता है। तो 2D डिजाइन के किसी भी क्वेश्चन में, बट वहां पर वो आपसे कलर करने को बोलते हैं। तो जब आपके कलरिंग की बात आती है तो कलर तब आपको अच्छे से बनेंगे जब आपको कलर की नॉलेज अच्छी हो। तो कलर व्हील को बहुत अच्छे से स्टडी करें। जितना आप अच्छे से कलर व्हील को स्टडी करेंगे आपके लिए कलर करना उतना इजी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कलर थ्योरी में हमें क्या क्या चीज। सबसे पहले प्लान योर कलर पैलेट, क्योंकि कलर पैलेट जैसे वार्म कलर, कूल कलर, ये सारे कलर पैलेट एनालॉगस क्या होता है वो पर्टिकुलर अगर आपको नाम भी दे दे तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको प्लान करने में इजी होगा। ऑलवेज यूज अ लाइट कलर बैकग्राउंड एंड बोल्ड कलर फॉर द मेन सब्जेक्ट। तो इस चीज का कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर होना चाहिए, जो एलिमेंट्स में कलर कर रहे हो तो वो किस टाइप के कलर का होना चाहिए। तो हमेशा कॉन्ट्रास्ट का यूज करें कलर थ्योरी में जब भी आप करते हो। ग्रेडियंट एंड शेडिंग टू मेक ऑब्जेक्ट लुक रियलिस्टिक। तो जब आप इस टाइप से बनाना चाहते हो तो डिफरेंट टाइप्स के कलर की मिक्सिंग करते जाइए तो ग्रेडियंट नजर आएगा। तो इस टाइप से हमें कलर थ्योरी पर वर्क करना है। अब नेक्स्ट आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको 2D का क्वेश्चन है, बैकग्राउंड डार्क वार्म एंड कूल कलर के कॉन्ट्रास्ट में करेंगे। ये आपका पूरा पार्ट है जिसमें वार्म कलर आपको ऊपर लिया गया है और कूल कलर को नीचे बैकग्राउंड में, जिससे क्या हो रहा है जो भी उसमें जो भी चीज आप देख रहे हो बहुत क्लियर है ना दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज कॉन्ट्रास्ट की वजह से। पीछे डार्क कलर लिया गया है और ऊपर लाइट कलर लिया है, तो जो कॉन्ट्रास्ट बन रहा है तो हमारे लिए चीजों को देख पाना इजी हो रहा है। इसलिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कलर थ्योरी पर अपनी कमांड अच्छे से कर लीजिए और बहुत अच्छी क्रिएटिव चीजों को अलग अलग पैटर्न के साथ उसको प्रैक्टिस करिए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। यस, बहुत जरूरी है स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 1 आवर का टाइम होता है, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और डिटेलिंग ज्यादा होती है, तो हमसे वो टाइम मैनेज होने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो 30-40 मिनट्स पर ड्राइंग में। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको कहीं पर भी ऐसा मतलब फाइन वर्क नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्टार्ट विद रफ स्केचेस एंड रिफाइन देम क्विकली। तो जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो पहले हम ये तो देखें कि हम रफ स्केचेस कितने स्पीड में बना रहे हैं। पता चला हम उसको अच्छा बनाने के चक्कर में हमने टाइम को बर्बाद कर दिया और पता चल रहा हमसे चीजें भी गलत बन गई। तो जब भी आप इस तरह से स्टार्ट करते हो तो आप प्रैक्टिस करिए पहले, कि पहले आप रफ स्केचेस बनाए, देन फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग करें। इससे क्या होगा, और कितना टाइम लग रहा है उसको नोट डाउन करते जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी मैनेज होता जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सॉल्व अ प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जितना सॉल्व करोगे आप पैटर्न से उतना फ्रेंडली हो जाओगे, और फ्रेंडली होने से आपके दिमाग में हमेशा एक चीज रहेगी कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के ये तरीके हैं, और आप अपनी गलती भी बहुत अच्छे से जान जाओगे। तो क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन को रीड करिए, प्रॉपर तरीके से रीड करिए। जब भी कोई आप मॉक देते हैं या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप रीड करिए, ठीक है। रिवाइज टेस्ट रिपीट, मतलब आप उसको देखिए कि आपने पहले क्या गलती करी थी, क्या चीजें आपसे मिस्टेक्स हुई है, आपको क्या चीजें याद नहीं करनी है, फिर आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करिए एंड देन फिर उसको चीज को रिपीट करिए अपनी मिस्टेक्स को लर्न करके। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक फायदा है कि आप अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होते हो, और कंपेयर करने से आप अपने और अच्छे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये चीजें आपको देना है, सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जितना आप सॉल्व करोगे आप उतना पैटर्न से फ्रेंडली होगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन मैटर। यस, बिना क्या होता है, हम लोग बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं, कहीं हमारा पेपर मैशी हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, हमने ध्यान नहीं दे रहता। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ध्यान रखिए, आप है ना हमेशा अपने साथ एक नीडेबल रबड़ आती है, उसको इरेजर को अपने साथ रखिए। जहां भी आपको लगता है कि आपको वहां से डस्ट को रिमूव करना है तो नीडेबल रबर का यूज करिए इरेजर का, और टैप करके उसकी डस्ट निकाल दीजिए, जिससे आपके जो मैशी हो जाता है पेपर, उससे आपका वो डस्ट वाला पार्ट निकल जाएगा इजीली और आपकी ड्राइंग भी खराब नहीं होगी। और प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी बना दिया।
तो हमेशा प्लानिंग के साथ ही स्टार्ट करें। ओके। अब इस टाइप की जैसे चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ गाइडलाइनें यूज करी है, तो जब आप अपना फाइनल स्केच खत्म कर दे तो आप इस टाइप की गाइडलाइन को इरेज कर दें, हटा दें, जिससे क्या वो आपका जो भी आपने बनाया है वो एकदम नीट और फाइन नजर आए। ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ, आपको एक्सपर्ट से फीडबैक लेना है, बहुत जरूरी है एक्सपर्ट के साथ फीडबैक लेना। अब किससे फीडबैक ले, आपके टीचर हैं, कोई नहीं, अगर कोई नहीं मिलता आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, कोई ना कोई गलतियां तो आपको पता चल ही जाएंगे, तो आपको अपने फीडबैक पर फोकस करना है, देखना है कौन सा ऐसा क्या गलतियां हैं, क्योंकि ड्राइंग ऐसा पार्ट है कि आप किसी को दिखाएंगे उस सबको अच्छा लगता है, ये हमें तो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीज हमने खुद बनाई होती है। तो हमेशा फीडबैक लेते रहें, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जिससे नहीं भी हो उससे तो जरूर पूछिए, वो आपको ज्यादा गलतियां बताएगा। ओके, सो फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आज अपन ने इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर किया है। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और डेली प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम का जरूर ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।